चलिए सभी को गुड आफ्टरनून फिर से। और हम स्टडी कर रहे हैं म्यू की, जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। और म्यू का फार्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखिए, डिस्टेंस परपेंडिकुलर एंगल के थ्रू इसका मेजरमेंट होगा। तो यहाँ पर देखें कि डाइपोल मोमेंट एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं है। डाइपोल मोमेंट चार्ज पर भी डिपेंड है, साथ में डिस्टेंस पर भी डिपेंड है, जो दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस होगी, जिसको हम बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस बन जाता है। क्या एक्सेप्शनल केस बन जाता है? देखिए, जैसे CH3, इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। दूसरे का नाम है CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। तीसरा है CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड। और चौथे का नाम है CH3I, मिथाइल आयोडाइड। इन चारों में ये देखना अपने को कि डाइपोल मूवमेंट किसका ग्रेटर होगा। डाइपोल मूवमेंट हमने कल स्टडी की थी, या इसके पिछले टर्म पर स्टडी की थी, कि डाइपोल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट जो उसमें प्रेजेंट है बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, तीनों जगह मिथाइल है। मिथाइल को यहाँ इफेक्ट करेगा नहीं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चीज है। इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर इनका डाइपोल मूवमेंट डिपेंड है। और आप ये स्टडी कर चुके हैं कि सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में किसकी है? क्लोरीन उससे कम, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन। इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो है आपको जैसा लगता होगा कि सबसे हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट किसका होना था? CH3F का, क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है। लेकिन यहाँ एक्सेप्शनल केस है। एक नंबर पे कौन आ जाता है? ये CH3Cl एक नंबर पे आ जाता है, इसका डाइपोल सबसे हाईएस्ट है। 2 नंबर पे कौन चला जाएगा? CH3F, मिथाइल क्लोराइड। तीसरा नंबर पे कौन आएगा? ये। और चौथे पर ये आ जाएगा। मतलब एक्सेप्शनल केस बन गया। अब एक्सेप्शनल केस क्यों बना, उसका रीजन समझिए। हम पहले बोलते थे कि डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड है, लेकिन फार्मूले में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड होगा, वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड होता है। मतलब डिस्टेंस अगर चार्ज को ओवरकम करेगी, मींस चार्ज ओवरलैप होगा एज रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो फिर डिस्टेंस इफेक्टिंग फैक्टर बनेगा और इसको चेंज कर देंगे। कैसे? CH3Cl, ये देखिए, ये CH3 बना दिया। CH3 कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है। अब इसका एक नंबर पे डाइपोल मूवमेंट क्यों आया, उसका कारण समझिए। आपको पता है फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन की साइज लार्जर है, तो ये बॉन्ड लेंथ CCl बॉन्ड लेंथ लार्जर होगी, लॉन्गर होगी। ये CCl बॉन्ड क्या हो गई? लॉन्गर। इसके कंपैरिजन में यहाँ डायग्राम बना देते। CH फ्लोरीन, फ्लोरीन की साइज स्मॉलर है, तो CF बॉन्ड क्या हो जाएगी? शॉर्टेस्ट। CF बॉन्ड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू CCl बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ पर भी, डिस्टेंस पर भी तो डाइपोल मूवमेंट डिपेंड है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओवरकम होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रेस्पेक्ट में मींस ये फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड नहीं होगा। ये किस पर डिपेंड हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ पर, क्योंकि क्लोरीन की साइज लार्जर है एज कंपेयर टू फ्लोरीन एटम। तो CF बॉन्ड शॉर्टेस्ट होगी, डाइपोल मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा। CCl बॉन्ड लेंथ क्लोरीन की लार्जर साइज के कारण लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होगी, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होगी, तो इसका डाइपोल मूवमेंट एक नंबर पे आ जाएगा। क्लियर?
तीसरे नंबर पर कौन है भाई, यही चौथे नंबर पर यही, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ब्रोमीन आयोडीन से कंपेयर करोगे तो क्लोरीन की। क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन में एक्सेप्शनल केस क्यों बना, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी उतना डिफरेंस नहीं है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती, क्लोरीन की 3 होती, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है तो इसकी तो 2 ही हो जाए, तो लार्ज डिफरेंस हो जाता है, C1 हो जाएगी। तो लार्ज डिफरेंस के कारण यहाँ एक्सेप्शनल केस नहीं है। तो इसका चार्ट बना के लिखिए, मैं आपको इनके जो डाटा है वो लिखवा देता। CH3Cl CH3Cl की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 139 ये बॉन्ड लेंथ Cl, और इधर कितनी होगी बॉन्ड लेंथ, 1 यहाँ लिख देगा 178, ये यूनिट में होगी, आर्मस्ट्रांग की हो सकती है, पिकोमीटर में ज्यादा होती है बॉन्ड लेंथ। तो ये 139 है और ये 170 है। अब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू लिखिए, इसकी डाइपोल मोमेंट वैल्यू क्या हो गई 1.82 म्यू, और इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो गई 1.94 dy। ये इससे ज्यादा है वो उससे कम है, और बाकी के सबसे कम होंगे। बोर्ड पर से नोट करिए, विद रीजन एक्सप्लेनेशन लिखिए, नोट करिए। आप पहले बोर्ड पर से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको राइटिंग पर करवा देता। लिखिए, नोट करिए। अब आप इसकी डिटेल लिखिए। CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl have higher dipole moment, have higher value of dipole moment than CH3F मिथाइल क्लोराइड के कंपैरिजन में। एक्सप्लेनेशन लिखिए इसका। The dipole moment, the dipole moment, the dipole moment depends upon charge as well as bond length, charge as well as bond length। यहां पर बॉन्ड लेंथ है 178 CH3Cl में, और CH3FCF की बॉन्ड लेंथ 139। तो डाइपोल मोमेंट्स डिपेंड अपॉन चार्ज एंड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ। ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ क्लोरीन एटम, ड्यू टू larger size of chlorine atom, then bond length of CCl, then bond length of CCl is longer as compared to CF bond length, as compared to CF bond length. Therefore, CH3Cl have higher value of dipole moment. बोर्ड पर जितनी चीजें लिखी है उन सबको नोट कर लीजिए। ये इसका रीजन है, ये एक्सेप्शनल केस है। आपको इसी तरह लिख करके आना है, उसमें अपना लॉजिक लगाओगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड है तो गलत करते हैं।
CH3Cl एक नंबर पे होगा, CH3F बाद में आएगा दूसरे नंबर, और उनकी वैल्यू भी मैंने लिखा दी। हालांकि उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.10 का डिफरेंस है, 0.12 का, तो डिफरेंस तो है, ग्रेटर तो है। चलिए the dipole moment of methyl chloride is higher than CH3F due to longer bond length of CCl due to larger size of chlorine atom। इन तीनों चारों चीजों को अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, और क्या है आगे बढ़िए। अब आते हैं अगली किसी बात पर, रहेगा डाइपोल मोमेंट की, क्योंकि अभी डाइपोल मोमेंट खत्म नहीं हुआ, ये इसकी कहानी 2 चल रही है। कहानी फर्स्ट खत्म हो गई थी पिछले टर्म पर, अब कहानी 2 के एकदम से। अब अगला एग्जांपल लेते हैं। ये कंपाउंड बेंजीन रिंग में ऐसा राउंड बना देते हैं बीच में, तो ये बेंजीन, यहाँ पर क्लोरीन लगाएं, एक क्लोरीन यहाँ, तो नाम क्या बनेगा इसका? ये बेंजीन में जो फर्स्ट नंबर की पोजीशन है, इसको तो फर्स्ट की बोलते हैं, आप इसको फर्स्ट मान सकते हैं की बात है। इधर वाली ये जो पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं आर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और इसको बोलते हैं पोजीशन को पेरा। 3 पोजीशन है, ओ फॉर आर्थो, पी फॉर, और बीच में कौन सी आएगी? मेटा, और तीसरे नंबर की पोजीशन पेरा। OMP, ओम प्रकाश, इस तरह ये ओम, तो यहाँ से प्रकाश, ये आर्थो, मेटा, पेरा। फिर ये क्या हो गई? ये इसी की पोजीशन है, ये मेटा ही बोलेंगे, और ये आर्थो बोलेंगे, और ये मेन होती है तो चार। तो ये याद रखिए, आर्थो, मेटा, पेरा के नाम से, ये आर्थो पोजीशन, ये मेटा, ये पेरा। पेरा पर कौन है? क्लोरो, और मेन कार्बन पे तो क्लोरो है ही, सही ना? तो ये हो जाएगा पेरा डाइक्लोरो बेंजीन। क्या नाम है इसका? पेरा पोजीशन पर एक क्लोरो, एक मेन पर, तो पेरा डाइक्लोरो बेंजीन। पेरा डाइक्लोरो बेंजीन में 2 क्लोरीन एटम इसमें अटैच है। अब देखते हैं इस क्लोरीन की पोजीशन चेंज करते हैं, इसको मेटा पर लेगा ऐसे, ये बेंजीन, अब क्लोरीन यहाँ ले, ठीक है, ये एक क्लोरीन, फार्मूला चेंज नहीं किया हमने, फार्मूला सेम है, आइसोमर से आपस में, जिनके फार्मूला सेम होते हैं लेकिन डिजाइन चेंज हो जाता है। अब क्लोरीन एक नंबर पे तो ये है, ये पोजीशन कौन सी? आर्थो, ये मेटा, और पेरा पर नहीं, तो ये पेरा डाइक्लोरोबेंजीन थी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। पूरा नाम नहीं लिखेंगे, पी फॉर बेंजीन, एम फॉर मेटा, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन इसका नाम। तीसरा होता है इसमें पोजीशन चेंज करेंगे, केवल फार्मूला चेंज नहीं करेंगे। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, यहाँ कौन सी पोजीशन है? ये आर्थो, तो इसका नाम होता है आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ये तीनों के नाम, बात को समझिए। इसका नाम पेरा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और हम कल या इसके पिछले टर्म पर ये स्टडी कर चुके हैं कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर रिजल्टेंट को प्रोड्यूस करेगा, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है और 2 अपोजिट डायरेक्शन में है, डाइपोल की डायरेक्शन, तो वो क्रॉस हो जाते हैं, 0 हो जाएगा। जैसे ये कार्बन है, बेंजीन रिंग में कौन होता है? ये सब जगह कार्बन है, ये कार्बन, कार्बन से किसके साइड डायग्राम रहेगा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन? कार्बन टू क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है। इसकी डायरेक्शन इधर, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। बता, बेंजीन का डाइपोल मोमेंट तो 0 होता है, पिछले टर्म पे आपको समझाया, डायग्राम बनाया।
ये डाइपोल की डायरेक्शन डाउन वर्टिकली, ये डाइपोल की डायरेक्शन अपवर्ड वर्टिकली, म्यू इक्वल टू 0 क्रॉस हो जाएंगे इक्वल, मतलब ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक। ठीक है, अब इस पर है, यहाँ सिमेट्रिक नहीं है, तो इसके डाइपोल की डायरेक्शन इधर और इसके डाइपोल की डायरेक्शन इधर। ये वेक्टर क्वांटिटी एंगल में मेजर करना पड़ेगा। इसमें भी चलिए, इसके डाइपोल की डायरेक्शन इधर और इसके डाइपोल की डायरेक्शन इधर, ये भी मेजर करना पड़ेगी क्योंकि ये भी एंगल के थ्रू। अब इसके डाइपोल रिजल्टेंट डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ, इन दोनों के सेंटर में, मतलब इधर कहीं होगी, पता नहीं कितनी है। और इन दोनों के डाइपोल की रिजल्टेंट डायरेक्शन इन दोनों के बीच में होगी, पता नहीं कितनी है। तो पता कहाँ से करें, पता करेंगे इस फार्मूले से, म्यू रिजल्टेंट। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये फार्मूले से हेल्प लेना पड़ेगी। म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। ये फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। और जब आप इस फार्मूले से कैलकुलेशन में जाओगे तो μ1 μ2 पता होना चाहिए। तो देखो μ1 कौन है, इसकी तो कहानी क्या हो गई, ये तो 180 के एंगल पे। अरे ये μ1 और μ2 तो एक दूसरे के अपोजिट पे क्रॉस हो जाएंगे, कोई फार्मूला रन नहीं करना आपको, ना लगाना है इसमें, जाने इन दोनों के लिए इसमें जाना। तो देखो μ1 कौन है, μ1 हम किसको कंसीडर करें, इसको, ये μ1। तो ये क्या हो गया μ2, इसमें इसको μ1 कंसीडर कर लें और इसको μ। अब आते हैं कितनी वैल्यू है पता नहीं, लेकिन जितनी भी वैल्यू होगी μ1 के प्लेस, इसका डाइपोल जो होगा वो यहाँ रखना पड़ेगा, इसका जो डाइपोल होगा वो यहाँ रखना पड़ेगा। फिर 2 μ1, ये एवरेज कैलकुलेट करने का फार्मूला है, मैथमेटिक्स वालों को पता होगा शायद। ये μ1 यहाँ रखेंगे, μ2 यहाँ रखेंगे, 2 μ1 μ2 वही फिर से मल्टीप्लिकेशन cos थीटा। हमको थीटा पता करना पड़ेगा। अब देखो ये बेंजीन रिंग हेक्सागोनल होती है और पूरे राउंड का एंगल कितना होता है, पूरे राउंड का एंगल तो 360 होगा ना, मतलब इसका पूरा राउंड कितने का है 360 का, और ये पूरा हेक्सागोनल है। तो एक कॉर्नर कितने एंगल का होगा 60 का, तो इसके दो कॉर्नर कितने के हो गए 120। ध्यान से समझिए, इसका और इसका एंगल कितना हो गया 120 हो गया ना, 360 का पूरा राउंड है हेक्सागोनल का, तो ये और ये वाला एंगल कितना हो गया 120। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ cos 120 डिग्री। हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं पहले वाले, मतलब सेकंड नंबर वाले। cos 120 की वैल्यू, cos 120 इक्वल टू -1/2, ये वैल्यू होती है, लिख लेना, ना हो तो देख लेना, मैथमेटिक्स वालों को तो पता है। cos 120 इक्वल टू -1/2, अब यहाँ माइनस, ये पूरी वैल्यू इतना मल्टीप्लिकेशन -1/2 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, ये साइन क्या हो जाएगा माइनस, इन दोनों का टोटल होगा और ये वैल्यू उसमें से फिर माइनस होगी। तो इसके कंपैरिजन में इसका डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा ग्रेटर होगा, मीन्स 0 नहीं होगा, ये तो सिमेट्रिक था 0 हो गया क्रॉस होकर, इसका डाइपोल मोमेंट होगा नॉट इक्वल टू 0, कितना होगा याद नहीं कर। अब चलिए इसका, अब इस पर फिर इसका रिजल्टेंट पता करें, म्यू आर फार्मूला यही है, इसी में वैल्यू पुटअप करेंगे, केवल किसकी थीटा की वैल्यू पुटअप करना, थीटा नेगेटिव पॉजिटिव आएगा वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब याद है इन दोनों एंगल की जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा, तो थीटा सेकंड में क्या आया 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होगी +1/2। फाइव वाले नीट वाले नोट कर लीजिए, cos 60 इक्वल टू +1/2, cos 120 इक्वल टू -1/2। अब यहाँ रखो +1/2, प्लस रखोगे तो ये पूरी वैल्यू प्लस रहेगी, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, मतलब सभी प्लस होंगे।
सभी प्लस होंगे तो इसके कंपैरिजन में इसका डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट होगा। कितना होगा आपको अगर कैलकुलेट करने के लिए वो क्वेश्चन दे तो आपको करना क्या है, ये जो वैल्यू गिवन है, जैसे उसने बोला ये 1.5 तो यहाँ 1.5 रखो, यहाँ भी 1.5 रखो, उसका स्क्वायर करो, फिर प्लस 2 1.5 इंटू 1.5 कॉस। अब ये एंगल अगर इतना है तो 60 का होगा तो यहाँ रख दो प्लस 1/2 मतलब इंटू 1/2, सारे हिसाब किताब लगा लो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये फार्मूला उसमें यूज करेंगे। नोट करिए सारी चीजें। और इंक्रीजिंग आर्डर है डाइपोल मूवमेंट का, नाम लिख करके लिखिए। लिखिए भाई, सबसे पहले वाले का नाम है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्या नाम है सबसे पहले वाले का? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। डायग्राम में जैसा दिखता है कि वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे। सिमेट्रिक वो होता है जिसको दो पार्ट में डिवाइड करो तो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है। तो डाइपोल मोमेंट उसका 0 होगा भाई। दूसरे का नाम मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, इसका 0 नहीं होगा। इसकी कॉस 120 की वैल्यू -1/2 पुटअप करिए, आपको आंसर आएगा तो सही, लेकिन थर्ड वाले से थोड़ा कम आएगा। तीसरे नंबर के कंपाउंड पर जाओगे तो उसका एंगल 60 डिग्री और cos 60 की वैल्यू +1/2 होगी, इसलिए सब सम हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। और ऐसे केस में जैसे अभी तो क्लोरीन लगा, अगर इसके प्लेस पे NO2 लगा नाइट्रो ग्रुप और यही डिजाइन हो तब भी सब यही होगा। मतलब इसका कंसेप्ट क्या बना? मिनिमम एंगल मैक्सिमम टाइप। स्टेटमेंट लिख लीजिए लास्ट, मिनिमम एंगल मैक्सिमम डाइपोल। ये याद रखने का तरीका, जिसका एंगल मिनिमम होगा उसका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा। 60 डिग्री मिनिमम एंगल मैक्सिमम डाइपोल, 120 इंक्रीज हुआ डाइपोल डिक्रीज होगा, 180 जीरो होगा। तो ये इसकी कहानी है भाई, आपने नोट की होगी जहां तक मेरे को अंदाज है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद और किसी कंपाउंड की बात करते हैं। चलिए अब डायग्राम बना के बात करेंगे, जरा अलग अलग डायग्राम बनेंगे और फिर उनकी बात करेंगे कि डाइपोल मोमेंट कब कम और कब ज्यादा होगा। चलिए डायग्राम बनाइए और सीधा सीधा लिखिए CH3 कार्बन से अटैच है यहाँ पर और पैरा पोजीशन पर हमने क्या लगा दिया? क्लोरीन। अब उससे कम किसका होगा? वही एंगल वाला कंसेप्ट काम करेगा भाई। ये CH3 अपनी जगह और मेटा पोजीशन पर क्लोरीन। और भाई तीसरे नंबर पर फिर वही आएगा, यहाँ पर पैरा पोजीशन पर क्लोरीन है, सॉरी आर्थो पोजीशन पर क्लोरीन है। तो यहाँ पर ये सबसे ग्रेटर डाइपोल रखेगा, ये इससे कम और ये इससे कम। कंसेप्ट वही है, मिनिमम एंगल मैक्सिमम। और तीनों के डाइपोल इनके, ये इधर होगा, ये इधर होगा। अब क्या हो जाएगा? अब क्रॉस नहीं होगा, मिथाइल से कार्बन के साइड डाइपोल होगा तो ये प्लस होगा, सम हो जाएगा, ये रिजल्टेंट डाइपोल। रिजल्टेंट डाइपोल की डायरेक्शन डाउनवर्टिकल। हाँ, इसके जैसा ही ग्रुप उधर होता तो फिर 0 हो जाएगा, फिर सिमेट्री के अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर ये इधर और ये इधर, यही 120 का एंगल बना, इससे कम ये मैक्सिमम होगा क्योंकि सपोर्टिंग है दोनों, और ये सबसे
इधर और ये। पहले का कंसेप्ट क्या था, पहले यहाँ क्लोरीन थी तो वो अपोज करता था, इधर भी क्लोरीन थी वो अपोज करता था, अब तो सपोर्ट करता है, इसलिए इसका सबसे कम हो जाएगा। आप चाहो तो इनकी वैल्यू लिख लीजिए, वैसे याद नहीं होती है। ये 1.3 है और ये 1.78 है, ये 1.9 है, ये याद नहीं होती है, लेकिन आपको डायग्राम देख करके ये बताना पड़ेगा कि किसका डाइपोल ग्रेटर होगा क्यों। बनाइए डायग्राम, बनाइए फटाफट। अब अगर इसी तरह का डायग्राम यहाँ लेके दूसरे मटेरियल, ये क्लोरीन है और यहाँ आपने ले लिया है आर्थो पोजीशन पर, तो इसका डाइपोल सबसे हायर होगा। कौन से नंबर पर, फिर से Cl लगाओ एक नंबर पर, मेटा पोजीशन पर NO2 लगा दो, और सबसे कम किसका हो जाएगा, ये क्लोरीन, और यहाँ पर NO2। ये गलत बना दिया है, अपने को यहाँ पर बनाना है इसको, ये आर्थो वाला है, ये कहाँ बनेगा, यहाँ, सॉरी NO2। अब देखिए ये डाइपोल मूवमेंट इधर, ये डाइपोल मूवमेंट इधर, ये डाउन वर्टिकली सबसे हाईएस्ट डाइपोल होगा, उससे कम इसका, इसका रिजल्टेंट इधर, इसका रिजल्टेंट इधर, इसका रिजल्टेंट इधर, इसका इधर, ये हो जाएगा, नहीं भाई ये उल्टा हो गया, इसका डाइपोल होगा 4.3, दूसरे का है 3.4 और चौथे का है, थर्ड का है 2.5, लेकिन डाइपोल की डायरेक्शन यहाँ गड़बड़ है, यहाँ सपोर्ट करेगी नहीं, ये सपोर्ट कैसे करेगी भाई, क्लोरीन की डायरेक्शन तो कार्बन टू क्लोरीन तो अपोजिट होगी ना, इस तरह ऐसे होना चाहिए, कार्बन की तरफ डायग्राम नहीं हो सकता, ऐसे बनाइए, बदलिएगा, कार्बन टू क्लोरीन ऐसे डाइपोल की डायरेक्शन, तो सबसे हाईएस्ट इसका होगा, फिर बनाइए डायग्राम। सही है, बदल दिया मैंने। देखिए पहला वाला जो कंपाउंड है उसका डाइपोल, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है और कार्बन टू क्लोरीन का डाइपोल अपवर्ड है, वो उसको क्रॉस करेगा NO2 वाले को, मतलब डिक्रीज करेगा, लेकिन ये एंगल कितने का है, 180 का एंगल, तो यहाँ उल्टा कंसेप्ट लगा है, मैक्सिमम एंगल मैक्सिमम डाइपोल, वो कंसेप्ट उसमें था कि वही यहाँ जब सपोर्टिंग होगा तो कंसेप्ट लगेगा मिनिमम एंगल, यहाँ देखो ये इसको सपोर्ट करता था, ये भी इसको सपोर्ट करता था, ये सबसे कम रिजल्ट है, यहाँ क्या है, ये अपवर्ड है, ये डाउन वर्टिकल, यहाँ इसका पहला पोजीशन वाले का सबसे ज्यादा, फिर मेटा और फिर आर्थो, और वहां पर आर्थो वाले का सबसे कम, मीन्स इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है वो, यहाँ भी वही कंसेप्ट लगेगा, मिनिमम एंगल मैक्सिमम डाइपोल, नहीं उल्टा है, यहाँ और यहाँ इसका कंसेप्ट है, ये एंगल कितना है 60, मिनिमम डाइपोल, उससे इंक्रीज हुआ एंगल, इंक्रीज हुआ, यहाँ का कंसेप्ट बदल के लिखिए दोनों का, क्या लिखिए, मैक्सिमम एंगल मैक्सिमम डाइपोल, और इसके पहले का कंसेप्ट क्या है, मिनिमम एंगल मैक्सिमम डाइपोल, इन दोनों का अलग लिखिए, क्योंकि इसमें दो ग्रुप है और दोनों का जो रिजल्टेंट डाइपोल है वो अलग अलग,
जैसे क्लोरीन इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ सेंटर में कहीं रिजल्टेंट होगा, इसका इन दोनों के बीच में होगा, और इसका होगा तो डाउन वर्टिकली, क्योंकि ये पावरफुल है, डाउन वर्टिकली होगा लेकिन कम होगा। पर इनके केस में सबसे ज्यादा इसी का। एक काम करिए, यहाँ कहीं गड़बड़ है, इसको मत लिखिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसमें कुछ गड़बड़ है, चलिए इसको बाद में लिखें, क्योंकि यहाँ कहीं गड़बड़ है डायग्राम में। पहले ये लिखिए, ये वाला लिख लीजिए, इसको काट दीजिए, यहाँ कहीं गड़बड़ है, इसको देख करके फिर वैल्यू देख करके बात करें। ये लिख लीजिए, ये करेक्ट। नेक्स्ट, ये बना लिए, इसको काट दीजिए, ये गलत डायग्राम थे और गलत इसका वो लिखा हुआ था, इसलिए हटा दीजिए। अब चार कंपाउंड का डाइपोल मूवमेंट में ये काम क्या है, एप्लीकेशंस की स्टडी करेंगे। तो डाइपोल मूवमेंट में दो न्यूमेरिकल आते हैं अलग अलग टाइप से। पहला न्यूमेरिकल मतलब एंगल मैक्सिमम, तो देखो जो थर्ड वाला एग्जांपल बनाया उसमें मैक्सिमम डाइपोल तो मैक्सिमम एंगल होगा, और पहले सबसे पहले वाले कंसेप्ट में उल्टा कंसेप्ट था, केवल एक ही। ठीक है, एक को मैंने काट दिया क्योंकि वो वैल्यू शायद गलत लिखी थी। अब आइए डाइपोल मूवमेंट के एप्लीकेशन। डाइपोल मूवमेंट का जब एप्लीकेशन करेंगे तो इसके दो एप्लीकेशन है। एक परसेंटेज ऑफ आयोनिक, हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर है वो पता करते हैं। जैसे एग्जांपल समझा था, फिर परसेंटेज ऑफ आयोनिक की बात, जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन फॉर्म H2। बताओ इसमें आयोनिक बॉन्ड है क्या? नहीं। इसमें कौन सा बॉन्ड है? इसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड, और वो भी कितना परसेंट? 100% कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आप NaCl की बात करें, Na+Cl इक्वल टू Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये बॉन्ड कौन सा है? ये तो आयोनिक है, और आयोनिक भी है तो कितना परसेंट आयोनिक है? ये 100% आयोनिक। तो बात को समझिए, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है जो 100% कोवेलेंट, और NaCl का मॉलिक्यूल 100% आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड को करोगे, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन, क्या होगा? HF। ये डिफरेंट एटम का कोवेलेंट बॉन्ड है, और इसमें ये पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं रहेंगे, किसके साइड डिस्प्लेस हो जाएंगे? क्लोरीन। ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। बताओ ये बॉन्ड कौन सा था? ये बॉन्ड तो पहले कौन सा था? क्या इस पर रूल बनना था इसको? अरे हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, इसका बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड बनना था, और ये पार्टनरशिप का इलेक्ट्रॉन दोनों के सेंटर में होना था इस तरह हाइड्रोजन की तरह। तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता और 100% कोवेलेंट होता। अब हुआ क्या कि इसके बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, हाइड्रोजन से किधर चले गए? क्लोरीन के साइड स्लाइटली, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। ये तो आयोनिक बॉन्ड में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव तो आयोनिक बॉन्ड में होता है। लेकिन जैसे आयोनिक बॉन्ड में ये कंप्लीटली पॉजिटिव होता है, कंप्लीटली नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो इसमें नहीं हुआ, इसमें स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब अगर HF ऐसा होता
ये बॉन्ड पेयर दोनों के सेंटर में होते, तो HF कैसा होता? 100% कोवेलेंट। इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ HF का बॉन्ड डिस्प्लेस हुआ और ये नेगेटिव हो गया, स्लाइडली ये पॉजिटिव हो गया, मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो। कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हुआ तो कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज हो गया? जैसे आयोनिक बॉन्ड में होता है पॉजिटिव नेगेटिव, पर 100% आयोनिक है क्या? नहीं ना, ये 100% आयोनिक है ना, अब ये 100% कोवेलेंट है। इसका मतलब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हुआ। कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज हुआ? इसमें कुछ परसेंट कैरेक्टर आयोनिक कैरेक्टर है। तो HF के अंदर या HBr HCl कोई सा भी मॉलिक्यूल हो डिफरेंट एटम का, उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट होगा। उस डाइपोल मूवमेंट से हम क्या पता कर सकते हैं? आयोनिक कैरेक्टर। अब कैसे पता करते हैं? ध्यान से सुनिए, इधर लिखेंगे, ये कहानी आपको अलग से समझाएगी कि आयोनिक कैरेक्टर क्या, परसेंटेज ऑफ आयोनिक, ये फार्मूला है, इक्वल टू म्यू ओ फॉर ऑब्जर्व अपॉन म्यू सी कैलकुलेट इनटू 100, ये फार्मूला है। म्यू ऑब्जर्व जो है उसका डाइपोल मोमेंट गिवन रहेगा आपको न्यूमेरिकल, म्यू कैलकुलेट वहां बॉन्ड लेंथ और चार्ज के रेस्पेक्ट से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनटू 100 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आयोनिक कैरेक्टर इसमें आ जाएगा। अब पहले न्यूमेरिकल लिखिए, फिर उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे और फिर आंसर आ जाएगा। तो लिखिए, पहले वो कंसेप्ट लिखिए कि आयोनिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज हुआ कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद, फिर हम न्यूमेरिकल बोलेंगे। उधर की थ्योरी लिख लीजिए साइड में जो समझा है। लिखिए न्यूमेरिकल, द डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr मॉलिक्यूल, the dipole moment of HBr molecule is 2.6 into 10 power minus 30 coulomb meter. 2.6 into 10 power minus 30 coulomb meter. If the bond length of HBr, if the bond length of HBr is 1.40 Armstrong, इसको मिटाऊंगा। देखिए न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखता
आपको बोला वो आपको लिखना है। HBr का केस, ये HBr का मान है। इसकी जो बॉन्ड लेंथ उसने दी है आपको, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1.40 आर्मस, ये यूनिट है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करेंगे बाद में। अब एक काम करिए, इस HBr का डाइपोल मोमेंट गिवन है, कितना दिया उसने, म्यू इक्वल टू, म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू 2.6 into 10 power minus 30 कूलम मीटर। ये ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, इसीलिए मैंने म्यू को लिख दिया, तो फार्मूला अपन ने उसी हिसाब से बनाया। म्यू ऑब्जर्व जो गिवन वैल्यू है वो ऊपर रहेगी, म्यू कैलकुलेशन वो हम करेंगे। अब यहाँ तो केवल बॉन्ड लेंथ दी, तो पहले म्यू सी पता करें। म्यू कैलकुलेट डाइपोल इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये फार्मूला लगा। अब म्यू सी कैलकुलेशन वाला डाइपोल क्या होगा इसका, तो चार्ज लाओ, ये वैल्यू कूलम में ध्यान रखना, तो चार्ज क्या हो जाएगा 1.6 into 10 power minus 19, ये तो कूलम है, इनटू डिस्टेंस 1.40 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो 10 पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। 1.6 ये कूलम में है चार्ज, चार्ज इनटू डिस्टेंस 1.4, कूलम के साथ आपको क्या लाना है मीटर, पुरानी वैल्यू जो म्यू ऑब्जर्व है कूलम मीटर में गिवन है, तो आपको यहाँ भी कूलम मीटर लाना है। ये कूलम का चार्ज है, चार्ज मतलब यूनिट कूलम है, और ये मीटर हो गया। आर्मस्ट्रॉन्ग को 10 पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए और फिर मेरे को म्यू सी का आंसर बताइए कितना होगा, और फिर क्या करोगे, वाह कुछ नहीं करना है, इसका इसको मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये तो 30 पे पहुंच जाएगा, 19 ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये -30 का इक्वल हो जाएगा, 19 और 10 क्या हो गया 29, एक जीरो इसमें से इसको प्लस कर लेना, कम कर रहा हूं, मतलब पहले इस 1.6 1.4 का मल्टीप्लिकेशन और परसेंटेज ऑफ आयोनिक जब आप पता करोगे तो सुन लीजिए, पहले कैलकुलेशन आपको करना है, इसकी कैलकुलेशन करना, आंसर कुछ बनेगा 10 की पावर माइनस 30 कूलम मीटर, ऐसा बन जाएगा, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी। अब म्यू ऑब्जर्व कितना दिया आपको 2.6 into 10 पावर माइनस 30, और अपॉन में ये जो आंसर आएगा इंटू 100 कर लेना, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। करिए कैलकुलेशन, कितना आंसर आता है बताइए, फिर अगला न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेशन आप चाहो तो कैलकुलेटर से कर लीजिए। चलिए भाई आंसर बोलना कैलकुलेशन के बाद कितना आता है। बोलिए भाई आंसर अभी तक नहीं आया। अरे केवल 1.6 into 1.4 का मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए मैं करके बताता, आप खुद करिए। 11.6 116%, अरे इतना ज्यादा कैसे है? कहीं अपन ने वैल्यू तो गड़बड़ नहीं लिखी।
1.6 into 1.4 2.24 भाई 2.24 तो फिर भाई फिर 10 की पावर -29 ही तो लेना पड़ेगा। फिर इसका आंसर देखिए ये और ये कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 2.24 इंटू 10 पावर माइनस इसका पावर हो जाएगा 29। तो पहले तो इसको कैंसल करो, ये कितना बचेगा, यहाँ 10 की पावर -1 ये गया। अब बचा आंसर 2.6 इंटू 10 पावर -1 अपॉन, या इसको 0.26 भी कर सकते हो। चलिए डायरेक्ट लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 0.26 अपॉन 2.24। अब इसको डिवाइड इससे करो, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना था, परसेंटेज आएगा। फिर से देखिए कहीं आपने गड़बड़ करी। 2.24 भाई मेरे को भी नहीं आता है यार कैलकुलेशन करते, तुमने मेरे को भी गलत करा दिया। 0.26 डिवाइडेड बाय 2.24 ये 11.6 आएगा। 11.6 मतलब फिर इंटू 100। हाँ भाई 11.6 के लगभग आएगा। हाँ ये किसने दिया आंसर, महक मोदी ने सही दिया है, 11.6 आएगा। ये जो सबसे पहले किसने लिखा था गया उसमें 11.6 आंसर आएगा भाई, वो बोर्ड पे सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। ये सॉल्यूशन पूरा है, यहाँ पर आप देखिए आपको 20 30 बोल दिया था तो आपने 30 कर दिया। इसका मल्टीप्लिकेशन इतना आएगा 10 पावर -29 कूलम मीटर को यहाँ लाके पूरा सॉल्व करोगे तो 11.6% के लगभग आयोनिक कैरेक्टर इसमें आएगा। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अब मिटाऊंगा वापस, ये यहाँ लिखा रहेगा क्योंकि ये तो फार्मूला है, हर बार इसी में आना आपको, ये भी यहाँ सब लिखा रहेगा इसको मिलाने। चलिए ये भी फार्मूला है। अब किसी दूसरे का न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं भाई। अब हमने HCl को लिया, इसका म्यू ऑब्जर्व आपको गिवन रहेगा 1.03 डे बाय। HCl का म्यू ऑब्जर्व आपको न्यूमेरिकल में गिवन रहेगा, जो मैंने बोर्ड पर लिखा 1.03 डे बाय में है। और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या है 1.275 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपको पता करना आयोनिक कैरेक्टर क्या है, न्यूमेरिकल लिख लीजिए। HCl का केस है, HCl की बॉन्ड लेंथ 1.275 आर्मस्ट्रॉन्ग है और उसका म्यू ऑब्जर्व 1.03 डे बाय है। तो आपको बताना है कि उसमें आयोनिक कैरेक्टर कितना पड़ा। नोट कर लिया न्यूमेरिकल, आ जाइए बोर्ड पर। म्यू कैलकुलेशन करना इसके, वहां डे बाय का कंसेप्ट 1.03 डे बाय। अब आप चाहो तो उसको ESU सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, तो बाद में बदलेंगे जब अपने को जरूरत पड़ेगी, पहले इस पे आना। अब क्या करें, म्यू कैलकुलेशन पता करें। आपने को तो चार्ज तो दिए ही नहीं, पहले न्यूमेरिकल में चार्ज दिया था। अरे पहले न्यूमेरिकल में भी आपको चार्ज कहाँ गिवन था, खाली डिस्टेंस गिवन थी। आपने चार्ज को रखा था कूलम में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब यहाँ डे बाय का कंसेप्ट है ESU सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ चार्ज ESU में रखना पड़ेगा। तो म्यू सी इक्वल टू क्या करें 4.8 × 10⁻⁻10 ESU। ये चार्ज ले आए ESU में, क्योंकि डे बाय वाला कंसेप्ट है उधर। वहाँ कूलम मीटर होता तो यहाँ चार्ज किस में रखते 1.6 × 10⁻⁹ ऐसे करते। चार्ज रख दिया ये इनटू डिस्टेंस बोलो 1.275 आर्मस्ट्रॉन्ग, मीटर में कन्वर्ट करो 10⁻⁻⁷
10। बोलिए सही है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है और आपको काय में बदलना है सेंटीमीटर में। तो मीटर में तो 10⁻10 से बदलेगा, तो आप इसको बदलोगे काय में सेंटीमीटर में, क्योंकि ESU का रिलेशन सेंटीमीटर में होता है। यहाँ लिखो 10⁻8। ये किसमें बदल गया? सेंटीमीटर। अब क्या करें? 4.8 और 1.275 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो देखिए म्यू से इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6.01। कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन करके देख लीजिए। 4.8 इंटू 1.275 इक्वल टू 6.01। 10⁻10 10⁻8। ये बात समझ में आई? 10⁻10 और 10⁻8 कहाँ से आया? जब हम आर्मस्ट्रॉन्ग को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिख दीजिए 10⁻18। कौन सी यूनिट है? ESU इंटू सेंटीमीटर में आंसर आया। इधर आ जाइए। परसेंटेज ऑफ आयोनिक आपको पता करना है। क्या करें? म्यू ऑब्जर्व कितना है? इतना डेबाई में। इसको भी ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। तो 1.03 इंटू 10⁻−18 ESU इंटू सेंटीमीटर। ये हो गया कन्वर्ट। अरे 10⁻−18 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अपॉन 6.01 इंटू 10⁻−18। ये कैंसल। इसका हिसाब किताब लगाइए। 16। यहाँ 100 भी है मल्टीप्लिकेशन में। जब आप इसका आंसर लाओगे तो मेरे हिसाब से इतना है 16%। देखिए करके सॉल्व। 16% के लगभग आंसर आना चाहिए। पूरा सॉल्व कर दिया। 4.8 इंटू 1.275 सही है भाई। ये 6.12 आएगा। 4.82 ये 6.12। बड़ी मैथमेटिक्स में बहुत 6.12 कर लीजिए। ठीक है, ये आया 6.12। अब क्या करें? 1.03 इसके डिवाइड करना 6.1। हाँ भाई आंसर तो 16% 16.8% सही है। किसने दिया आंसर? अंतरा निगम ने दिया। सही है। करिए भाई सॉल्व। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला है, डाइपोल मोमेंट का न्यूमेरिकल है। इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे कि म्यू ऑब्जर्व उसमें गिवन है, म्यू कैलकुलेशन आपको करना है और आयोनिक कैरेक्टर आ जाए। कितना आया? 16.8। अनुराग का भी आंसर आ गया। और बोलिए भाई, एक और किसी का, और किसका आया? अनुराग का आ गया आंसर। चलिए महक मोदी का आ गया। सादिया आंसर बोलो। अपने अपने आंसर लाना है। और बोलिए भाई, सोहम का आंसर आ गया 16.8 सही है। बोलिए बाकी लोग। और चलिए भाई, सादिया ने भी आंसर बता दिया। और भाई श्रेयस कहाँ गया? श्रेयस ने अभी आंसर नहीं बोला। आ गया। ठीक है चलिए।
अगला क्वेश्चन लिखिए भाई, द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, अपने को पता नहीं उसमें कितने एटम कौन कौन है, बस डाई एटॉमिक बोला, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल म्यू इक्वल टू, इसका म्यू क्या है 1.2 डिवाइड, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल म्यू इज 1.2 डिवाइड and distance equal to 1.0 आर्मस्ट्रॉन्ग, और उन दोनों के बीच की मॉलिक्यूल के जो एटम हैं उनके बीच की डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.0 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब कैलकुलेट क्या करना आपको, लिखिए कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करना है आपको, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज का रेशो पता करना, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज पता करना। क्या करें भाई, कंपैरिजन करना है चार्ज, तो पहले अपन क्या करें, ये डेबाई का कंसेप्ट, तो ESU सेंटीमीटर इसका कंसेप्ट होगा, पहले इसको डेबाई में चेंज कर, डेबाई में दिया है ESU सेंटीमीटर में चेंज कर, तो म्यू इक्वल टू 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर में ये कन्वर्ट होगा, कूलम मीटर लिखोगे तो सी के बाद पॉइंट लगता है, यहाँ पे ध्यान रखना। ये म्यू 1.2 डिवाइड उस मॉलिक्यूल का गिवन था जिसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया ESU सेंटीमीटर में। क्या करते हैं उसके लिए 10 पावर माइनस 18 का मल्टीप्लिकेशन कर दे, ये आंसर बदल जाए। अब डिस्टेंस क्या है भाई 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, अब यहाँ हमने क्या किया, इसकी डिस्टेंस 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये डाइपोल मूवमेंट था, ठीक है। अब ये डिस्टेंस है, पहले इसको देखें, डिस्टेंस को आर्मस्ट्रॉन्ग को किस में कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर में कन्वर्जन होगा, क्लियर। अब इसमें फार्मूला लगा दो, फार्मूला क्या लगाओगे, म्यू इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये फार्मूला है, अपने को दे रखा है म्यू, अपने को चार्ज पता करना है, इसमें से चार्ज का फ्रैक्शन पता करना, तो पहले ओरिजिनल चार्ज पे तो बाद में जाएंगे ना, पहले इसका तो चार्ज पता करें। तो देखो चार्ज का फार्मूला क्या बन जाएगा, चार्ज इक्वल टू म्यू अपॉन डिस्टेंस, म्यू की वैल्यू रख दो तो चार्ज आ जाएगा आपके पास, चार्ज इक्वल टू क्या बन जाएगा, चार्ज म्यू की वैल्यू क्या है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 18 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 1 सेंटीमीटर। देखो भाई क्या बना आंसर, पहले इसको चेक करके देखिए, तो चार्ज बन जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है ना, तो चार्ज क्या बन जाएगा, ये तो एडिटिव हो जाएगा 1.2, ये कैंसिल कर दो 10 पावर माइनस 10, चार्ज का चार्ज की यूनिट क्या है TS। इतना तो देखो भाई, आधा तो मैंने सॉल्व कर दिया, आधा सॉल्व कर चुके हैं, पहले इसको नोट करिए और ये समझिए कैसे पता है 1.2 डिवाइड उस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट था डिवाइड, जिसको हमने पहले किसमें कन्वर्ट किया ESU सेंटीमीटर, ये म्यू आ गया। उसके बाद डिस्टेंस गिवन थी 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, उसको हमने सेंटीमीटर में चेंज किया 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, और पहले चार्ज पता किया जो उसका डाइपोल मोमेंट की गिवन वैल्यू थी उससे। चलिए अभी रेशो नहीं आया है, अभी तो चार्ज आया के, अब इनका ओरिजिनल चार्ज क्या था जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये तो डिस्प्लेसमेंट के बाद है,
अरे भाई डाइपोल मोमेंट कब पैदा होगा? डाइपोल मोमेंट तो तब पैदा होगा ना जब चार्ज का सेपरेशन हो जाता, मतलब चार्ज डिस्प्लेस हो चुका है, तब ये डाइपोल और ये पोजीशन थी। जब नहीं हुआ तब क्या थी? तो क्या करें इसको, अब इसमें रेशो लगाओ, यहाँ लिखो फ्रैक्शन ऑफ चार्ज। इसका फार्मूला लिख करके लगाइए कि ओरिजिनल 1.2 10 पावर माइनस 10 ESU इंटू 70 ESU अपॉन ओरिजिनल चार्ज क्या होता है 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 ESU। यही तो ओरिजिनल चार्ज है। ESU में हम क्या लेते हैं, फ्रैक्शन पता करना है तो इससे कंपैरिजन करना पड़ेगा। देखो ये हिसाब किताब लगाओगे मेरे हिसाब से कैसे आंसर आएगा 0.25 और उसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो 25% चार्ज का फ्रैक्शन। देखिए सॉल्व करके आपने जो आंसर बताया है कौन है, महक मोदी, वो चार्ज का आया। अभी चार्ज का रेशो नहीं आया, रेशो मतलब ओरिजिनल से कंपैरिजन। तो ये आंसर बनेगा 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 10 ESU अपॉन ESU में चार्ज की वैल्यू क्या होती है 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 10, 10 पावर माइनस 10 से कैंसल, पॉइंट हटा दो, 12 को 48 से कैंसल कर दो, 25% आंसर आ जाएगा। 1/4 आंसर आएगा। 1/4 का मतलब 0.25, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 25% आंसर बन जाएगा। इस तरह दो टाइप के न्यूमेरिकल इसमें आएंगे। दोनों टाइप के मैंने समझा दिए। आपका जो स्टडी पैकेज होगा उसमें दोनों टाइप के मिलेंगे। आयोनिक परसेंटेज हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के गिवन वैल्यू से भी कैलकुलेट करना सीखा है केमिकल पीरियोडिक टेबल, और केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मूवमेंट से उसका आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके ये 3 न्यूमेरिकल मैंने अलग अलग समझाए, चार्ज का और 2 डाइपोल मूवमेंट। चलिए भाई एक जेई मेंस का क्वेश्चन है 2014 में आया था, उसको सॉल्व करते हैं। उसमें क्या पूछा था वो देखते हैं और आंसर क्या देना है वो देखते हैं। चलिए जेई मेन में क्या आया है 2014 कि 4 मॉलिक्यूल थे उसमें, और ये बताना था कि चारों में से किसका डाइपोल मूवमेंट ग्रेटर देन 0। 4 मॉलिक्यूल बनाने एक, इसका नाम है, नाम देख लो, पैरा डाइक्लोरो बिपारबेंजीन, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। दूसरा मॉलिक्यूल था, यहाँ क्लोरीन था, यहाँ साइनाइड, CN साइनाइड। तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ OH था और यहाँ भी OH था। अब इधर चलिए, हालांकि उसने ऐसा नहीं बनाया जैसा मैंने डायग्राम बनाया, क्योंकि मैं तो आपने इसलिए बना रहा 2 बार डायग्राम ना बनाना पड़े, एक ही बार में समझ में आ जाए। वो ऐसे बना के देगा आपको डायग्राम, उसने एग्जाम में ऐसे दिए SH SH। 4 मॉलिक्यूल है, इनमें आपको ये बताना है ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये सेकंड मॉलिक्यूल, ये थर्ड मॉलिक्यूल, ये फोर्थ मॉलिक्यूल। इसमें यह बताना था कि किसका डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0। ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक, क्योंकि ये तो इक्वल अपोजिट ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसको और इसको क्रॉस करके दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या होगा 0। इन दोनों का डाइपोल मोमेंट 0, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं, ये आंसर था। तो इसका आंसर क्या था थर्ड एंड फोर्थ। अब इनका डाइपोल मोमेंट 0 क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन पे तो लोन पेयर होता है और लोन पेयर का अपना डाइपोल होगा। तो यहाँ पर
ऐसे ओ एच ग्रुप का डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इस ओ एच का इधर होगा, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, सेंटर में, मतलब होगा कुछ ना कुछ, नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू जीरो। और जैसा ओ एच ग्रुप होता है ऐसे ही तो ऐसे, यस यस, इसका भी डाइपोल होगा कितना, इस तरह। ये इसका आंसर था, आप नोट करिए और याद रखिए कि ओ एच ग्रुप जब अपोजिट होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट क्रॉस नहीं होता है, और ओ एच की तरह एस एच होता है, वो बैंड स्ट्रक्चर में होते हैं, इसलिए वर्टिकली स्ट्रेट लाइन में होंगे तो कैंसर होगा। नोट करिए इसको, फर्स्ट और सेकंड का डाइपोल मोमेंट जीरो है, और थर्ड और फोर्थ का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। डायग्राम बना दिया। और अपनी फेयर नोटबुक तैयार रखिए, उसको आपको चेक कराने के लिए सेंटर पर आना पड़ेगा।